हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आप देख रहे हो डेली करंट अफेयर सेशन। पिछले कुछ घंटों में यानी कल और आज में मिला के हम थर्ड टाइम मिल रहे हैं। कल हम डेली सीएम में मिले, फिर शाम को मैंने आपका मंथली एमसीक्यू रिवीजन सेशन पूरे मई मंथ का लिया है। अगर आपने नहीं अपडेट लिया है, आपको नहीं पता वो सेशन आ चुका है, तो जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली करंट अफेयर की, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज हमें 12 जून के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। जैसा कि हमारा रिचुअल रहता है, हम पंचांग के हिसाब से पहले तिथि देखेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो हिंदू कैलेंडर की, और फिर हम हमारी न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है आज। चांद कुछ इस तरह का दिखेगा और धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता जाता है। राइट, चलो कल जो सेशन लिया था हमने डेली सीए का, उसमें क्वेश्चन पूछा था जाते हुए, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका आंसर डिस्कस करेंगे। सेशन के दौरान एक दो क्वेश्चन किए थे, उसका आंसर डिस्कस करेंगे। फिर 12 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑब्जर्व करती है, वो देखेंगे। 2025 का जो पूरा ईयर है उसको यूनाइटेड नेशन ने एक थीम दे दी है, वो देखना है हमें। और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए, सो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था 11 जून का, उसका आंसर डिस्कस करें। विच डेट हैज द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड एंड डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। कल हमने देखा था ये जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले नया चालू किया गया है, पहली बार ऑब्जर्व किया गया। और कौन सी तारीख? कल 11 जून का ही था, तो 11 जून ही आंसर होगा। चलिए, सेशन के दौरान एक दो क्वेश्चन ही किए थे, कल मैंने ज़्यादा नहीं किए। और अखिलेश आपका आंसर आज पिक किया है। कल लाइव चैट में मंथली सीए में किसी बच्चे ने मुझसे कहा था मैम मेरा आंसर पिक कर लीजिएगा, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स ना, ऐसे एक एक ढूंढना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो रैंडमली आई पिक अप द कमेंट्स, है ना। इसको बहुत दिल से नहीं लगाना है, इस बात को कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो नाम आ जाएगा। और नहीं भी आया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ना अखिलेश। अगर यहाँ नाम आ गया तो कोई ऐसा ट्रॉफी थोड़ी मिल रही है हमको, पर हाँ फील गुड होता है डेफिनेटली। सो अनिल जैन इज द चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। मैंने पूछा था आपसे, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के चेयरपर्सन का नाम अनिल जैन है। एंड आई हैड ऑल्सो आस्क्ड यू कि ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसके, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है जी, तो ये थोड़े से आंसर्स जो हमने कल पूछे थे आपसे वो डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू अखिलेश एंड थैंक यू ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से और इतनी सिंसियरिटी से आंसर करते हैं आप लोग। कीप अप द गुड वर्क। ये आंसर मेरे लिए नहीं है, ये आंसर जब आप ढूंढते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ही के दिमाग में लॉन्ग टर्म रिटेन रहेगी, आप ही को हेल्प होने वाली है। ठीक है जी, चलो 12 जून पे मूव करते हैं। आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ वर्ल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? इंपॉर्टेंट, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। हमारे कमिटमेंट्स पे हम एक्ट करें और चाइल्ड लेबर को एंड करें। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जून को किया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने इस दिन की शुरुआत की थी। कब लॉन्च किया था? 2002 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमें थोड़ा उसके बारे में स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेना है। तो अब जो आप देखोगे ये स्टैटिक के एंगल से आई एम टेलिंग यू। ठीक है, हम करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन डील करते चलते हैं, बिकॉज एग्जाम के अंदर इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले 1919 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के थ्रू। और इसी के चलते वर्ल्ड वॉर 1 की, इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के चलते वर्ल्ड वॉर 1 की खात्मा, इसका अंत किया गया था। राइट, फिर जब यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया तो 1946 में ILO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की बन गई और उसकी तरह से काम करती है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी पेरेंट बॉडी जो डायरेक्टली इसको जिसके अंडर में ये आएगी, यूनाइटेड नेशन में भी किसके अंडर में है? यूनाइटेड नेशन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, राइट। उनमें से एक है इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंडर में ILO आता है। और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ग्रुप है ना, उसका एक मेंबर भी है, UNDP का भी मेंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट ILO। अब आप मुझे बता दोगे यहाँ पे ILO के हेड का नाम क्या है? ठीक है, हु इज हेडिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। इंपॉर्टेंट, 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स था, 2024 ईयर ऑफ कैमिलिड्स है, राइट। इसी तरह से 2025 को एक ईयर असाइन या एक थीम असाइन कर दी गई है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं टकरा सकते हो आप इस क्वेश्चन से। सो 2025 टू बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 23, 24, 25 तीनों याद रखिएगा। आई जस्ट टोल्ड यू 2023 वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट। 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ
कैमिलिड्स और 25 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये एक थीम असाइन कर दी गई है 2025 को और ये पूरे साल चलेगी और वर्ल्ड वाइड इस थीम को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी इस थीम की अभी नहीं लागू होगी, ये 2025 में होगी, तो 14 जनवरी 2025 बर्लिन के अंदर इसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी ना। ऐसा क्यों है कि 2025 को हमने इस पर्टिकुलर थीम से एसोसिएट किया है? बिकॉज 100 साल पूरे हो जाएंगे, अ सेंचुरी विल बी कंप्लीटेड सिंस जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था आज से ऑलमोस्ट 99 ईयर्स पहले, और 2025 में 100 साल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज जो हम क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं ना, उसकी शुरुआत हो पाई। 19th एंड 20th सेंचुरी में ये जो पूरा क्वांटम फिजिक्स का मैकेनिज्म समझा लोगों ने, और क्वांटम फिजिक्स अब हम वर्क कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, ये सब किस व्यक्ति के एक पेपर की बहुत बड़ी देन है। एक जर्मन फिजिसिस्ट रहे वर्नर हाइजेनबर्ग, और इन्हीं के काम को 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम 2025 को ईयर ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था। इफ यू रिमेंबर, हाल तो हम नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। अप्रैल 2023 के अंदर ये मिशन लॉन्च किया गया था 6000 करोड़ रुपीस की लागत के साथ में, और इससे कब से कब तक इंप्लीमेंट करना है? 2023 से 2031 तक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके ऊपर वर्क करेगा। क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में इंडिया भी आगे बढ़े और R&D हो और डेवलपमेंट हो, इंफ्रा डेवलप हो, इन सबसे रिलेटेड ये नेशनल क्वांटम मिशन अनाउंस किया गया था। ठीक है जी, चलो अच्छा अब आगे बढ़े। उससे पहले कल आपका मंथली MCQ सेशन आया है पूरे मई मंथ का, उसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन कवर किए हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों को इससे ज़्यादा भी कवर करने हैं क्वेश्चंस, तो आपके पास क्या होता है? सवाल ई बुक का ऑप्शन होता है, इजंट इट? सवाल ई बुक, हर महीने ये ई बुक आती है, 200 क्वेश्चंस विद MCQ आते हैं इसके अंदर, और जो मैंने आपको डील किया उससे डिफरेंट भी ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे, राइट। और इसी के साथ साथ मंथली मोड पे ही ये मंथली मैगजीन आती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए। जैसे अभी आप डेली CA पढ़ते हो, है ना, इस डेली CA में हम डिटेल में न्यूज़ पढ़ते हैं, राइट। इसी न्यूज़ को, सेम न्यूज़ को, स्टैटिक पॉइंट्स को आप कैटेगरी वाइज अगर असेंबल कर दो, सारे इंपॉर्टेंट डेज एक साथ, ऑथर्स एक साथ, अपॉइंटमेंट एक साथ, एटसेट्रा, तो वो बन जाती है आपकी मंथली मैगजीन, और इसको आप एक्सेस कर सकते हो parchamclasses.in से। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, मैं बार बार बताती हूँ, मैं फिर से बताऊंगी, बिकॉज कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। आप जैसे ही बाय करते हो वहीं पे नीचे डाउनलोड लिंक आ जाता है, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा करो, पेमेंट सक्सेसफुल होते ही डाउनलोड लिंक आ जाता है। मिस कर दोगे तो फिर मेल पे आने की संभावना होती है, कई बार नहीं भी होती है टेक्निकल चैलेंजेस से, फिर आप हमें मेल करो, अभी मैं मेल ID बताऊंगी। और आप जो अभी डेली मेरे साथ पढ़ रहे हो, डेली करंट अफेयर, इसका PDF आपको कहीं से खरीदना नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परचम के टेलीग्राम और ऐप पे मिल जाता है। लिंक आपको लाइव चैट में भी मिलता है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक है, एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, CA सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, अगर PDF से पढ़ते हो, बार बार PDF लेते हो, तो बेटर है CA सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाओ। सारे 2024 के जितने भी मंथली CA होंगे उनके PDF मिल जाएंगे, डेली के, वीकली के, 6 मंथली सेशन जब आएंगे उनके मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो ये परचम ऐप से आप एक्सेस कर सकते हो। इसका भी एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल सकता है परचम ऐप से। ये रहा ईमेल ID parchamclasses06@gmail.com। परचेज करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, 10 रुपये की आ रही है या 500 रुपये की आ रही है, यहाँ मेल करो, जल्दी रेजोल्यूशन मिलेगा। जनरल क्वेरी प्लेस करनी है कोर्सेज सब्सक्रिप्शन की, ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। टाइम और दिन का ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है, ऐसा नहीं 6 बजे बाद कॉल करो फिर बोलो कोई कॉल नहीं उठाता है मैम, डोंट डू दैट, राइट। चलो अब देखिए, जब कभी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो वो कहाँ पे हुई, कब हुई, उनकी थीम क्या थी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, राइट। तो अब ये एक छोटी सी न्यूज़ समझिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और वो ये है कि 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है, इनकी कौन सा सेशन की मीटिंग हुई? 112th सेशन की मीटिंग हुई। कहाँ हुई? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही हुई है, और इंडिया की तरफ से 3 लोगों के एक डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया है। किसने उसको लीड किया, बस इतनी सी बात हमको देखनी है। सो इंडियन ट्राई पार्टाइट डेलीगेशन, ट्राई मतलब 3 पार्टाइट यानी पार्टीज, 3 लोगों का डेलीगेशन, 3 लोग उसमें गए थे।
112 सेशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का, जिनीवा में अभी चल रहा है, 3rd to 14th जून तक चलेगा ये, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर नेशंस हैं, 187 मेंबर कंट्रीज हैं ILO के, उनके वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट डेलीगेट्स को इन्वाइट किया जाता है, अलग अलग थीम्स के ऊपर बातचीत और चर्चा की जाती है। इंडिया से जो डेलीगेशन गया उसको लीड कौन कर रहे थे भाई? सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मिस सुमिता दावड़ा जी ने लीड किया है इस डेलीगेशन को। गॉट इट? बस इतनी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलो आगे। अब ये एक न्यूज़ है जो कि नॉट नेसेसरीली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो, बट देन एक बड़ी खबर है, आप स्टूडेंट भी हो इसलिए भी और अदरवाइज भी जाननी चाहिए, इसलिए मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली है। दैट यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर ऑन लाइन्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखोगे ना तो साल में 2 बार एडमिशन लिए जाते हैं। स्प्रिंग सेशन होता है उनका और विंटर सेशन, ऑटम सेशन बोलते हैं वो लोग। सो साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो साल में 1 ही बार एडमिशन हो रहा होता है। तो अब से UGC ने कहा है कि 24-25 वाला जो पूरा सत्र अब चल रहा है उसमें आप 2 बार साल में सेशन एडमिशन्स ले सकते हो। जो यूनिवर्सिटीज़ और हायर इंस्टीट्यूशन लेना चाहें वही, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ओके, सो यूनिवर्सिटीज़ विल बी अलाउड टू ऑफर एडमिशन ट्वाइस अ ईयर ऑन द लाइन्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कहना है। तो आप एक जुलाई अगस्त में ले सकते हो, एक जनवरी फरवरी में ले सकते हो। अब इससे होगा क्या? जो यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे यूज़ हो पाएंगे। आपके जब एग्ज़ाम वगैरह होने आ जाते हैं, बच्चे अब आना बंद कर देते हैं, फैकल्टी भी रिलेटिवली फ्री हो जाती हैं। आप साल में 2 बार एडमिशन्स लोगे तो आप अपने रिसोर्सेज बेटर यूज़ करोगे, टीचर्स बेटर यूज़ करोगे, प्लस आपका जो कैलेंडर है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैलेंडर से सिंक्रोनाइज हो पाएगा, फॉरेन एक्सचेंजेस आप कर पाओगे स्टूडेंट्स के बेटर। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, बस इतनी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये जो भी लिखा हुआ है मैंने आपको वैसे ही समझा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है, अभी तक का सबसे छोटा ग्रेट एप और उसके फॉसिल्स पाए गए। ग्रेट एप्स कौन होते हैं? एप्स जिनसे कि हम मॉडर्न ह्यूमंस निकले हैं, ऐसा कहा जाता है ना। एप्स प्रिमिटिव मंकीज हम कहते हैं, या फिर एप्स वो मंकीज जिनकी पूंछ नहीं होती, जैसे ओरंगुटैन हो गया, गिबन्स हो गया, इनको एप्स कहा जाता है। जो ह्यूमन लाइक दिखते हैं थोड़े बहुत, उनमें ह्यूमन जैसे फीचर्स होते हैं, है ना, जैसे चिंपैंजीज हम बोलते हैं। सो अभी तक जितने भी ग्रेट एप्स हम जानते हैं या जिनके फॉसिल्स जानते हैं, उनमें सबसे छोटे ग्रेट एप के फॉसिल्स यानी ये अवशेष पाए गए हैं। कुछ बोन्स मिली हैं, नी कैप की बोन मिल गई है, कुछ दांतों की बोन्स मिली हैं, और उनसे हमने उनकी डेटिंग की तो बहुत पुराने मियोसीन टाइम के ये एप्स हैं, और बहुत छोटे वेरी स्मॉल एप्स, बेरली 10 kg का ये एप रहा होगा, और पेड़ों पे ही ज़्यादातर रहता था। इस तरह के एप के फॉसिल्स मिले। कहाँ से मिले? जर्मनी से मिले, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नोन ग्रेट एप जो कि 11 मिलियन साल पहले रहा करते थे, उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जर्मनी से। बस हेडलाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, और इस एप का नाम क्या दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना आप ध्यान रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए, द स्मॉलेस्ट नोन ग्रेट एप डिस्कवर किया गया है कहाँ से? नंबर 1 जर्मनी से। कितने टाइम पुराने अवशेष थे, या फिर कितने टाइम पहले ये एग्जिस्टेंस में रहा करते थे? 11 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्टेंस में रहा करते थे। और अभी तक के सबसे छोटे ग्रेट एप हैं, 10 kg तक इनका वजन है, जो कि एक छोटे से ह्यूमन बच्चा होता है ना, जो घुटने चलना स्टार्ट करता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका वजन होता है। इसका नाम स्पीशीज का रखा गया है ब्यूरोनियस मैनफ्रेशमिडी। बुरोनियस मैनफ्रेशमिडी, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट है, मैनफ्रेशमिडी, ओके, एंड बुरोनियस। सो बुरी बात नहीं है, छोटा ही तो है, हो सकता है हमारे। अब यूजुअली क्या होता है ना, इवोल्यूशन की अगर आप कहानी देखोगे, जैसे जैसे इवॉल्व होते गए हम, थोड़ा सा साइज ऐसा नहीं देखा हमने कि छोटा 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 होता गया हो, बट देन ये एकदम से इतना छोटा एप कहाँ से आ गया? एंसेस्ट्रल फैमिली के अंदर। तो इसलिए थोड़ी सी खास बात हमें लग रही है। और एंशियंट होमिनिड्स, राइट, होमिनिडी फैमिली को जो बिलोंग करते थे, होमिनिड्स जो हैं जिनसे हम कहते हैं मॉडर्न ह्यूमंस निकले हैं, उनमें अभी तक का सबसे छोटा एप ये देखा गया है। बस इतनी सी बात है जी, नाम याद रहेगा, बुरोनियस मैनफ्रेशमिडी, मैन से याद रख लीजिएगा। 10 kg का था, जर्मनी से मिला है, 11 मिलियन ईयर्स पहले ये एग्जिस्टेंस में रहा करता था, और ये मियोसीन एरा का, लेट मियोसीन एरा के समय का माना जा रहा है, ठीक है। और ये गुड क्लाइमर्स थे, पेड़ों पे बहुत ऊंचा रहा करते थे, ऐसा हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? बिकॉज जिस तरह की हड्डियां मिली हैं, उनकी फॉर्मेशन जिस तरह की है, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई सामने, और उसके हिसाब से अभी तक जो वाइल्ड फिशिंग होती थी,
है ना। अभी तक वाइल्ड फिशिंग यानी आप गए और आपने समुद्र से या रिवर से मछलियां पकड़ी और आपने मछली पकड़ी, झींगे पकड़े, झींगे को हम क्या बोलते हैं, प्रॉन्स एट्सेट्रा, और ये काम चल रहा था। लेकिन अब एक्वाकल्चर के बकायदा आप मछली का पालन कर रहे हो, जैसे हम फिशिंग करते हैं ना, फिशिंग तो आपने जाकर के फिशिंग कर ली, यहाँ पे आप उनकी प्रॉपर आपने नर्सरीज बना रखी हैं, आप छोटे से बड़ी फिश बना रहे हो, संभाल रहे हो और फिर आप बेच रहे हो। सो ये जो एक्वाकल्चर है, दुनिया में पहली बार इस एक्वाकल्चर ने आगे बढ़ गया है ये वाइल्ड फिशिंग के ट्रेंड से। यानी वाइल्ड फिशिंग तो जैसी चल रही थी वैसी चल रही है, लेकिन एक्वाकल्चर में बढ़ोतरी देखी गई है, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने ये बताया है। सो एक्वाकल्चर हैज ओवरटेकन वाइल्ड फिशरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छी बात है, बिकॉज आबादी बहुत बढ़ रही है, राइट, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे फूड की ज़रूरत है, और जो मरीन फूड या सी फूड जो हम कहते हैं वो सबसे एक बड़ा चंक रखता है इस पॉपुलेशन को संभालने के लिए, राइट। और अगर एक्वाकल्चर बढ़ रहा है, इट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर हम ट्रेड की बात करें ना कि किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, खरीद बेच होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसके अंदर भी जो ये सी फूड होता है ये वन ऑफ द मेजर पोर्शंस रखता है ट्रेड का भी, ठीक है। सो एक्वाकल्चर इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग वर्ल्ड फूड नीड्स, क्योंकि सी फूड पे बहुत लोग डिपेंड करते हैं, और अब एक्वाकल्चर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक्वाकल्चर में राइज आया। कितना राइज आया है ये थोड़ा सा डेटा पकड़ लो। 2022 के अंदर एक्वाकल्चर ने 51% टोटल एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं या पकड़े हैं, उनमें एक्वाकल्चर 51% वेटेज रखा, ठीक है। सो ऑब्वियसली आगे आ गया। एंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो हमने इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कितना सारा सी फूड है, तो उसमें 57% ईल्ड जो थी वो एक्वाकल्चर से आई थी। सो वाइल्ड फिशिंग से ज़्यादा एक्वाकल्चर आगे आ चुका है। और जहाँ फिशरीज, वाइल्ड फिशरी प्रोडक्शन वैसा का वैसा ही है, दशकों से वैसा ही चला आ रहा है, लेकिन एक्वाकल्चर में 2020 से 6.6% का इजाफा यानी इंक्रीज देखा गया है। आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बस इतना सही आपको समझना है इसको। चलो अब आ जाओ। आज ना ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया, हमने 2025 का ईयर देख लिया क्या मिला है, एक दो न्यूज़, बाकी अब ओके ओके वाली न्यूज़ है, ठीक है। पढ़नी है, इग्नोर नहीं करनी है, पर सुपर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं कहूँगी। सो अगली न्यूज़ आ रही है विद्युत रक्षक से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? विद्युत रक्षक। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसने? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। जितने भी जनरेटर्स होंगे इंडियन आर्मी के, वो बड़े हों छोटे हों कैसे भी हों, उन सबको एक सिंगल जगह से मॉनिटर करना, और ऑटोमेटेड होगा ये, इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह का। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी सब एक नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, और यहीं से आप जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं ना, इसी तरह से आप सेंट्रलाइज्ड जनरेटर मॉनिटर सिस्टम है ये, ऐसा समझो। सेंट्रलाइज एसी क्या होते हैं? पूरी बिल्डिंग का जो एसी है वो एक जगह से मॉनिटर हो रहे होते हैं। इसी तरह से जितने भी ये जनरेटर्स होंगे वो एक ही कंट्रोल सिस्टम से मॉनिटर और मैनेज किए जा रहे होंगे, और उसको नाम दिया गया है विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक। सो एक टेक बेस्ड इनोवेशन किया गया है जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, विद्युत रक्षक नाम रखा गया है, और इसको आर्मी डिजाइन्स ब्यूरो ने डेवलप किया है। इसको लॉन्च किसने किया? आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। इंडियन आर्मी अभी एक थीम पे साल ऑब्जर्व कर रहा है, ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है आर्मी के अंदर, और उसी के तहत एक और टेक्नोलॉजी ले आए हैं विद्युत रक्षक नाम से, कि हमारे जितने भी जनरेटर्स हैं हम उनको मॉनिटर करेंगे। अब इससे होगा क्या? फॉल्ट कहाँ हुआ है उसको प्रिडिक्ट प्रिवेंट किया जा सकता है, इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटेड चलेंगे ये सिस्टम्स। तो ये है, तो विद्युत रक्षक किससे जुड़ा हुआ है? इंडियन आर्मी से, और उसमें भी जनरेटर की मॉनिटरिंग और कंट्रोल से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लॉन्च हुआ है LSAM-13 यार्ड 81 का। LSAM-13 यार्ड 81 ये क्या है? ये एक बराज है, बैरेज या बार्ज, नॉट बराज, सॉरी नॉट बराज, बार्ज। ये एक बार्ज है। बार्ज क्या होता है? देखो बार्ज में ना नीचे कोई भी ऐसा नहीं होता कि प्रोपेलर्स हों, ये बिल्कुल फ्लैट होता है और ये सिर्फ सरफेस पे तैरता है, ठीक है, उसको बार्ज कहा जाता है। सो LSAM-13 यार्ड 81 फिफ्थ बार्ज है
8 बार्ज बनने हैं मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज प्रोजेक्ट के तहत, MCA मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज प्रोजेक्ट, जिसमें 8 ऐसे बार्ज बनने हैं। उसका 5th बार्ज बन के लॉन्च हो चुका है और उस बार्ज का नाम क्या है? LSAM 13 यार्ड 81। ओके जी, अब इसको, ये जो मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज है LSAM 13 यार्ड 81, ये 5th बार्ज है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और इसको किसने बनाया है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मेसर्स सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक MSME के तहत कंपनी है, विशाखापट्टनम में इसको बनाया था। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इस कंपनी के बीच में 2021 में एक MOU साइन हुआ जिसके तहत 8 ऐसे बार्ज बनने और ये 5th बार्ज लॉन्च हो चुका है LSAM 13 यार्ड 81। क्लियर? चलेंगे आगे, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स में सबसे पहली खबर आ रही है हमारे जो सात्विक साईराज चिराग हैं और सात्विक हैं, इनकी जो रैंकिंग है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे थे ये बैडमिंटन डबल्स में, इनकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है। क्यों हुआ है? कोई मैच तो हारे नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, सो इनको पार्टिसिपेट करना था इंडोनेशिया ओपन में अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। पिछली बार इंडोनेशिया ओपन इन्होंने जीता था, लेकिन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट दिस टाइम, और उसके चलते इनकी जो रैंकिंग थी, वर्ल्ड नंबर 1 पे थे ये लोग, अब ये 3rd पे आ गए हैं। क्लियर है जी? बस इतनी बात है। और चिराग और सात्विक का जो पेयर है, ये वर्ल्ड नंबर 1 पे अभी हाल ही में कैसे पहुंचे थे? बिकॉज इन्होंने थाईलैंड ओपन जीता था, उसके बाद इनकी जो रैंकिंग थी वर्ल्ड नंबर 1 पे चली गई थी। अब इंडोनेशियन ओपन में नहीं पार्टिसिपेट किया, 3rd पे आ गई है। सो बताना जरूरी था, बिकॉज वर्ल्ड नंबर 1 हमने बताया था, तो रैंकिंग ड्रॉप हुई है। रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि एक रैंक है तो वो थ्रू आउट द ईयर बना रहेगा, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया, ये ध्यान रखिएगा। गुलवीर सिंह जी, गुलवीर सिंह रनर हैं और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मेंस 5000 मीटर रेस के अंदर। गुलवीर सिंह मेंस 5000 मीटर में 13:18:92, ओके, सो 13 मिनट्स 18 सेकेंड 18.92 सेकेंड्स का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। कौन से रेस के अंदर? 5000 मीटर के अंदर। और पहले जो रिकॉर्ड था वो 13 मिनट्स 19.30 सेकेंड्स का था, जो अविनाश साबले ने बनाया था पिछले साल, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, सो इंडिया के गुलवीर सिंह, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और ये कहाँ बनाया? किसी ना किसी टूर्नामेंट में या रेस में पार्टिसिपेट किया होगा ना, तो यस, इन्होंने सिल्वर मेडल भी लिया मेंस 5000 मीटर रेस, जो पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट US पोर्टलैंड में हो रही थी, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सिल्वर मेडल जीता और साथ ही साथ नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। अब ये नेशनल रिकॉर्ड होल्ड करते हैं 2 कैटेगरीज में, 10,000 मीटर एंड 5000 मीटर रेस के अंदर। ठीक है, 10,000 मीटर में भी इनका नेशनल रिकॉर्ड है, 5000 मीटर में भी इनका नेशनल रिकॉर्ड है। गुलवीर सिंह, क्लियर है? चलो, ये आखिरी न्यूज़ है आज की। हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है आज, अच्छी बात है, कल हमने बहुत सारा पढ़ा था। सो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे अमोल काले, अभी प्रेसिडेंट थे, पर अब इनका निधन हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए थे, कार्डियक अरेस्ट आ गया और नाउ ही इज नो मोर। सो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमोल काले हैज पास्ड अवे, राइट। और ये MCA के प्रेसिडेंट कब बने थे? 2022 के अंदर बने थे। और उसी के साथ साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग होती है, जो स्ट्रीट क्रिकेट लीग की तरह होता है, टेनिस बॉल से खेला जाता है, वो एक फ्रेंचाइजी है, वो भी इन्होंने को प्रमोटर की तरह लॉन्च की थी। तो बेसिकली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमोल काले जी का निधन हो चुका है। चलिए जी, हो गया आज का सेशन। अभी हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे, पर यहाँ पे अब SSC एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे हैं, राइट। जून एंड में CPO है, फिर जुलाई बिगिनिंग में CHSL है, उसके बाद CGL है। तो जो भी बच्चे SSC एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, SSC सिर्फ 2024 के क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ये 6 मंथ्स तो आपको करने ही हैं, जनवरी से लेके जून तक के। 2023 के CA को रेडी रखिएगा, मान के चलिए वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC का ट्रेंड है ये, रीसेंट से ज्यादा थोड़े पुराने क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, राइट। तो रीसेंट भी तैयार रखिए, पुराने भी तैयार रखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं, कोर्स चेकआउट नहीं किया है, तो आप परचम ऐप पे जाकर के SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स देख सकते हो। और अब मुझे ये भी बताइएगा, आप लोग PYQs या प्रैक्टिस सीरीज चाह रहे हो जनरल अवेयरनेस की, यूट्यूब के ऊपर लाई जाए अलग अलग सब्जेक्ट्स की, क्योंकि हमने बीच में शुरू की थी बट एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, इसलिए हमने रोक दी थी। सो वुड यू वांट MCQ सीरीज ऑन ज्योग्राफी, मे बी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एटसेट्रा टू बी टेकन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो रिविजन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे, आंसर करो।
What is the name of fifth barge of the missile cum ammunition barge project? 8 बार्ज का जो ये पूरा प्रोजेक्ट था उसका फिफ्थ बार्ज कौन सा अभी लॉन्च किया गया है, which has been launched recently. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बेटर हो सकती थी. What is the name of the fifth barge of the 8 into missile cum ammunition barge project launched recently? क्या आंसर होगा? LSAM 13 yard 81. Okay. What is the name of the species of the smallest known great ape ever discovered? अभी जो सबसे स्मॉलेस्ट एप डिस्कवर किया गया, उसके फॉसिल मिले हैं, तो उसकी स्पीशीज का नाम आपसे पूछा जा रहा है. मैंने एम्फेसिस करवाया था, बताइए. बुरोनियस मैनफ्रेड शिमिडी. ओके, डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड विद्युत रक्षक? सो कौन सी सर्विसेज है हमारी, या कौन सी हमारी मिलिट्री से रिलेटेड या आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है जिन्होंने विद्युत रक्षक लॉन्च किया है? नेवी या आर्मी, एयरफोर्स से क्या है भाई? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाइए. इन विच 2 रेसेस डज गुलवीर सिंह होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड्स? सो नेशनल रिकॉर्ड गुलवीर सिंह जी ने कौन सी 2 रेसेस में होल्ड कर रखा है, बताइए. 5000 मीटर और 10,000 मीटर. सी विल बी द राइट आंसर. इन विच year has been officially designated by United Nations as the International Year of Quantum Science and Technology? Quantum Science and Technology, ये जो थीम है या ये जो नाम है, ये कौन से ईयर को डेजिग्नेट किया गया है हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा? 2025 को. 24 का कैमिलिड्स है जो अभी चल रहा है, 23 का मिलेट्स था. ओके, चलिए. एंड नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे. आंसर करो जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 2024? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 की थीम क्या है? राइट डाउन योर आंसर. और अब हम मिलेंगे कल. मैंने आज कोट नहीं डाला है, अनलेस आई हैव समथिंग रियली नाइस टू टेल यू ना. जब मेरे पास सच में कोई ऐसा मैसेज है जो मैंने इतने टाइम से आपसे शेयर नहीं किया, कुछ नया मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, तभी मैं शेयर करूंगी. अदरवाइज वो सेम ओवरलैपिंग से थॉट्स लाने का, जस्ट बिकॉज मुझे थॉट देना है इसलिए मैं थॉट नहीं दूंगी. ठीक है, चलिए. तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे. और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे कहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स निमोनिक से मैं आपको याद करवाऊंगी. मोस्ट प्रॉब्ली वो सेशन कल आएगा. मैं आज लाने का सोच रही थी, बट आई हैव सम मीटिंग विच आई हैव टू गो एंड अटेंड टू. सो अगर मैं टाइमली फ्री नहीं हुई तो आज सेशन नहीं आ पाएगा, इसलिए मान के चलते हैं वो सेशन हम कल लेकर के आएंगे, कल शाम को 7 बजे. ठीक है जी, चलिए, बाय बाय.